हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है। उसी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर हमारे दो पेपर होंगे। वो जो दो पेपर होंगे, एक तो पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है हमारा, उसके अंदर 50 क्वेश्चन जीके के रहेंगे और 50 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, या फिर जिनके पास इंग्लिश है वो इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल क्वेश्चंस जो हमारे होंगे वो 100 हैं, और नंबर ऑफ मार्क्स जो रहेंगे वो हमारे 200 है। तो मार्क्स रहेंगे वो हमारे 200 हैं। 200 नंबर का पहला पेपर होगा। और इसके बाद जो पेपर सेकंड है हमारा, ये पेपर सेकंड के अंदर मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि जिनके पास कॉमर्स है तो कॉमर्स से संबंधित, जिनके पास आर्ट साइड थी तो आर्ट से संबंधित, मतलब एसएसटी के क्वेश्चन, और जिनके पास साइंस साइड थी तो साइंस के क्वेश्चन हमारे देखने को मिलेंगे। तो सेकंड पेपर के अंदर है। तो सेकंड पेपर के अंदर भी जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 100 रहेंगे, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 200 मार्क्स का हमारा सेकंड पेपर भी होगा। तो 200 नंबर का पेपर फर्स्ट और 200 नंबर का पेपर सेकंड, तो टोटल मिला के हमारा 400 नंबर का पूरा बीएड एंट्रेंस एग्जाम होगा। और इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको हम लोग कराएंगे। और आपको अगर सरकारी नंबर लेके आना है तो अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, बहुत अच्छे खासे मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखें, क्योंकि हम लोग बीएड पेपर फर्स्ट से संबंधित और सेकंड पेपर से भी संबंधित सारी क्लासेस आपको देंगे। इनमें सबसे पहले आज जो हमारी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लास होगी वो बीएड फर्स्ट पेपर की है। इसके अंदर 50 क्वेश्चन हम लोग जीके और 50 क्वेश्चन हम लोग हिंदी को डिस्कस करेंगे। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आने वाला जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये काफी हेल्पफुल वीडियो होंगी आपके लिए, तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को कंटिन्यू देखें और लाइक करें और शेयर करें दोस्तों को जिनका भी आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करें अपने पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मतलब इस जो स्टेट के अंदर गवर्नर होते हैं, उस गवर्नर की नियुक्ति, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्या भारत के प्रधानमंत्री करते हैं? ऑप्शन पहला है। क्या मंत्रिपरिषद करती है? क्या सर्वोच्च न्यायालय करते हैं? क्या राष्ट्रपति करते हैं? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्रिपरिषद की सहायता से नाम नामित किया जाता है किसी भी स्टेट के गवर्नर का, लेकिन उनके जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो हमारे भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और एक क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राज्यपाल जो है, एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, वो आर्टिकल नंबर किसके अंदर आता है? तो आर्टिकल नंबर 153 के अंदर राज्यपाल का वर्णन किया गया है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? मतलब हमारे भारत के कौन से नेशनल पार्क के अंदर एक सींग वाला गेंडा या फिर भारतीय गेंडा संरक्षित है, रिजर्व है? या बांदीपुर नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, या गिर नेशनल पार्क में है? तो इसका सही आंसर जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। असम के अंदर ये नेशनल पार्क है और इसी के अंदर एक सींग वाला गेंडा भारत के अंदर संरक्षित है, रिजर्व है। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पेलिकन पक्षी, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोकारे बेल्लूर में करते हैं, नीला पट्टू के अंदर करते हैं, कैंथून कुल्लम के अंदर करते हैं, ये सभी के अंदर करते हैं। देखो, पेलिकन पक्षी हमारे इंडिया के अंदर रात वाले हिस्से में भी एक अपना प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और एक आंध्र प्रदेश के अंदर भी करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो है नीला पट्टू। नीला पट्टू के अंदर पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति की जाती है? कहने का मतलब मेरा है कि जो सिल्क होता है, रेशम होता है, क्या वो कोकून से प्राप्त होता है, या कैटरपिलर से प्राप्त होता है, या प्यूपा से प्राप्त होता है, या वयस्क रेशम से प्राप्त होता है? मतलब वयस्क कीड़े से प्राप्त होता है। तो सही आंसर जाएगा हमारा प्यूपा। प्यूपा से ही हमारा क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसमें देखो, यहां पर कौन कौन से ऑप्शन है?
अशोक तो है नहीं, अशोक चक्र, तो यहाँ कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है, परमवीर चक्र है, परम विशिष्ट सेवा पदक है। तो इसका सही आंसर जाएगा इन सभी पुरस्कारों में ऑप्शन नंबर ए सही है, कीर्ति चक्र हमारा है जो सबसे वीरता पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च इन ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विचिंग डिवाइस, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेस किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए था या है? पहली पीढ़ी के लिए, दूसरी पीढ़ी के लिए, तीसरी पीढ़ी के लिए या चौथी पीढ़ी के लिए? तो यहाँ पर स्विचिंग डिवाइस एक टेक्निकल प्रोसेस है हमारा और एक अभी हाल ही में मॉडर्न टेक्निकल प्रोसेस है जो एक माइक्रो प्रोसेस में। तो ये क्या कौन सी पीढ़ी में है? तो आंसर सही जाएगा हमारा चौथी पीढ़ी के अंदर आएगा। और देखो अभी हाल ही में जो वर्तमान के अंदर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं, एक तो फोर्थ पीढ़ी के चल रहे हैं, चौथे के, और एक पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं। ठीक है, तो हर एक जगह से क्वेश्चन है हमारा बीएड पेपर फर्स्ट के जीके में, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर इत्यादि हर प्रकार के हर सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर फर्स्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो डीएनए के अलावा होता है। तो न्यूक्लियस जो है हमारा एक तो डीएनए में पाया जाता है, तो डीएनए के अलावा क्या साइटोप्लाज्म में होता है या गोल्जी अपैरेटस में होता है, गोल्जी बॉडी के अंदर होता है या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है या राइबोसोम्स के अंदर होता है? तो सही आंसर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है उसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन था कि इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए पाया जाता है, मतलब हमारा जो डीएनए होता है वो नाभिक में तो पाया जाता है, लेकिन नाभिक के अलावा किसके अंदर डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। ये थोड़ा सा ऑप्शन में गलत, मतलब क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो रही थी पढ़ने में। तो डीएनए नाभिक के अलावा कहां पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे क्या आर के षणमुखम चेट्टी ने किया, प्रणब मुखर्जी ने किया, मोरारजी देसाई जी ने किया या फिर पी चिदम्बरम ने किया है? तो सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश किया है वो मोरारजी देसाई ने किया है। मोरारजी देसाई ने पूरे भारतीय इतिहास में 10 बार अपने टाइम पीरियड में बजट पेश किया है, 10 बार। और उसके बाद पी चिदम्बरम ने कितनी बार किया? 8 बार। ये सेकंड टाइम का रिकॉर्ड है पी चिदम्बरम जी के पास में। और प्रणब मुखर्जी भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। आर के षणमुखम चेट्टी एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था, फर्स्ट जो बजट था स्वतंत्र भारत का, वो आर के षणमुखम चेट्टी ने ही पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? इतिहास से संबंधित प्रश्न है। गुरु अंगद, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हर राय? तो सही आंसर क्या जाएगा हमारा? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी या मौत की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी? तो चेर साम्राज्य वंश, नंद वंश, सुंग वंश या गुलाम वंश? तो सही आंसर जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां पर की थी? दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर तो ये स्थापना की गई थी इसकी, गुलाम वंश की। और गुलाम वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। ठीक है जी। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की गई थी वो जे थॉमसन ने किया, जेम्स चैडविक ने की, रदरफोर्ड ने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी? तो सही आंसर जाएगा जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना था? पॉपुलर या पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी गई है, तो क्या 372 प्रति वर्ग किलोमीटर थी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर थी, 352 थी या 362 थी? तो इसका सही आंसर जाएगा हमारा 382 प्रति वर्ग 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते थे 2011 की जनगणना के अनुसार?
तो वो 382 व्यक्ति थे। ओके, अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा है कि अधिया बांध है या फिर हीराकुंड बांध है, सरदार सरोवर डैम है या टिहरी डैम है। तो इसका सही आंसर जाएगा सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात के अंदर है और ये जो गुजरात के अंदर डैम है वो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और उसके बाद ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समय परीक्षण। समय परीक्षण मतलब टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? देखो, खेल की जो टर्म्स होते हैं उसकी शब्दावली होती है, खेल में कितने खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, या कौन सा खेल किस देश का एक राष्ट्रीय खेल है, उन सबसे संबंधित प्रश्न भी हमारे पेपर में आते हैं। और यहां पर यह पूछा गया है कि टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? साइकिलिंग से है, हॉकी से, निशानेबाजी से, तैराकी से। तो सही आंसर जाएगा साइकिलिंग। साइकिलिंग से रिलेटेड है हमारा टाइम ट्रायल। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जिसे हम लोग हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेबिट कार्ड होता है इसको हम लोग यूज करते हैं, पैन कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। तो डेबिट कार्ड के अंदर कितनी संख्याएं होती हैं, ये कितनी डिजिट होती हैं? या 15 होती हैं, 16 होती है, 14 होती है, 17 होती है? तो सही आंसर जाएगा 16 होती है। तो 16 डिजिट होती है हमारी डेबिट कार्ड के अंदर। और ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है जैसे आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होती हैं? तो 11 डिजिट होती हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक एक अच्छी खासी पुस्तक है, एक बहुत ज्यादा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस पुस्तक है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या लियो टॉलस्टॉय के द्वारा, दलाई लामा, मरूफ रजा और ये एच.जी. वेल्स के द्वारा? तो सही आंसर है हमारा लियो टॉलस्टॉय के द्वारा वार ऑफ पीस पुस्तक लिखी गई है। इनमें से पारसी नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? देखो, पारसी नववर्ष जो है, देखो ये उगाड़ी के नाम से जाना जाता है, पटेटी के नाम से जाना जाता है, नवरोज के नाम से जाना जाता है, या पुथांडु के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर जाएगा नवरोज। नवरोज उत्सव जो है एक पारसी उत्सव है। इसकी शुरुआत बलबन ने भारत के अंदर की थी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी बाणभट्ट के द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? एंशियंट एक प्राचीन पुस्तक है, कौन सी जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है? कादंबरी है, मृच्छकटिका है, गीत गोविंद है, या मेघदूतम है? तो सही आंसर जाएगा कादंबरी। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? क्या मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल, रघुराम गोविंद राजन? तो सही आंसर जाएगा सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो थे वो हमारे भारत के चुनाव आयुक्त रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। ठीक है, मनमोहन सिंह भी गवर्नर रहे हैं, उर्जित पटेल भी रहे हैं, रघुराम राजन भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकारी है? उड़ीसा की एक पारंपरिक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, वर्ली, सांझी, पट्ट चित्रकारी या फिर मधुबनी? तो सही आंसर जाएगा पट्ट चित्रकारी। एक बड़ी प्रसिद्ध चित्रकारी है, उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गैर संवैधानिक संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था का मतलब होता है जिसका जिक्र संविधान के अंदर नहीं किया गया है, उसे संविधान के बाद या सरकार के द्वारा गठित किया गया होगा, उसे कहेंगे गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो वित्त आयोग तो भारतीय संविधान में है। राज्य मानव अधिकार है क्या? राष्ट्रीय आयोग है क्या? या चुनाव आयोग है? देखो, राष्ट्रीय आयोग भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, चुनाव आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन राज्य मानव अधिकार जो है वो सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है, तो इसलिए गैर संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? सिंधु नदी मिलती है, गोदावरी नदी मिलती है, ब्रह्मपुत्र मिलती है, कृष्णा मिलती है? तो ये जो तीन नदी है नीचे की, ये तीनों की तीनों नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है जाकर। ठीक है, और ऊपर की जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है पाकिस्तान से होती हुई।
और ये निकलेगी तिब्बत से, फिर भारत में, उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान से सीधा अरब सागर में गिर जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को अधिकारित अधिकारित राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये इसका आंसर क्या जाएगा? अनुच्छेद 273 है, आर्टिकल 273 है, आर्टिकल 200 343 है, आर्टिकल 360 है, या आर्टिकल 370 है? इसका सही आंसर जाएगा आर्टिकल नंबर 343। 343 के अंदर संविधान के 343 के अंदर हिंदी को अधिकारित राजभाषा घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सोलर कुकर को बाहर से किस रंग में रंगा जाता है? ऐसा कौन सा रंग होता है? तो वो होता है हमारा काला रंग। काला रंग जो होता है वो उष्मा को क्या करता है? अवशोषित करता है। उष्मा को अवशोषित करता है, उसे ग्रहण करता है, और जब उसे ग्रहण करेगा तो वो हीट होगी, उष्मा ज्यादा बढ़ जाएगी और खाना जल्दी पकेगा। तो सोलर कुकर में बाहर की ओर काला रंग रंगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? कब इसको अडॉप्ट किया गया था नेशनल फ्लैग को? तो क्या 12 जुलाई 1947 को किया गया, 12 अगस्त 1947 को किया गया, 22 अगस्त 1947 को किया गया, 22 जुलाई 1947 को किया गया? तो सही आंसर जाएगा हमारा 22 जुलाई 1947 के अंदर भारत में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय, जो रेड क्रॉस है हमारा, उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा के अंदर स्थित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा के अंदर है रेड क्रॉस का मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद जो जादूगर कहलाते हैं हॉकी के, तो जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष की स्थिति को राष्ट्रीय खेल दिवस, हमारे भारत का नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या 16 जून को, 29 अगस्त को, 11 अक्टूबर को, 23 जनवरी को? तो सही आंसर जाएगा हमारा 29 अगस्त 29 अगस्त को, 29 अगस्त को प्रतिवर्ष भारत का राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड का पूर्ण रूप क्या होता है? एक डिजाइन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है कैड, और कैड की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है, कॉल ऑल डिजाइन होती है, कैश ऑल डेली होती है, कंप्यूटर ऑल डिजाइन होती है? तो सही आंसर जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है ये कैड का पूर्ण रूप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र, फर्स्ट एटॉमिक प्लांट जो इंडिया में लगा था वो 1969 में लगा था यूएसए की मदद से। तो क्या वो कैटेनॉम परमाणु संयंत्र था, या कुडनकुलम परमाणु संयंत्र था, या तारापुर परमाणु संयंत्र था, या फिर भाभा परमाणु संयंत्र? तो सही आंसर जाएगा हमारा परमाणु संयंत्र तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र जो एक महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, और ये 1969 में स्थापित हुआ था, भारत का पहला एटॉमिक प्लांट है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान, गंगा का मैदान एवं दक्कन दक्षिण का जो पठार है, साउथ प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू पर्वत श्रृंखला द्वारा विस्थापित होता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसके द्वारा ऊपर का जो ये मैदान है गंगा का, ये, और ये दक्कन का जो पठार है, ये यहाँ पर इसके बीच में कोई पर्वत श्रृंखला है। वो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा है, अरावली है, या अजंता है? तो वो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जो मैदान, गंगा के मैदान को और दक्षिण के पठार को अलग करती है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक डंडों से खेले जाने वाला एक प्रकार का त्योहार है, बहुत फेमस फेस्टिवल है। तो ये कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? क्या नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, या मेघालय के अंदर है? तो सही आंसर जाएगा नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? एक सबसे सुप्रीम बैंक कौन सा है जो इंडस्ट्री के लिए हमें फाइनेंस हेल्प करता है? क्या एक्सिस बैंक है, क्या एसबीआई बैंक है, क्या आईडीबीआई बैंक है, क्या आईसीआईसी बैंक है? तो सही आंसर जाएगा आईडीबीआई बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। आईसीआईसी की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यूटीआई बैंक इसको पुराना नाम है यूटीआई। एक्सिस बैंक का पुराना नाम है यूटीआई बैंक। अगला प्रश्न है,
प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया एक भारत के लिए बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग पुस्तक रही है इतिहास के अंदर। तो प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन थे? या डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, या महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, या जयप्रकाश नारायण? तो सही आंसर जाएगा डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने भारत के लिए पहली इकोनॉमिक प्लानिंग की थी। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जिन्होंने पुस्तक लिखी थी प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया। अगला प्रश्न है वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? क्या के बिड़ला के द्वारा, साहित्य कला अकादमी, अजीत प्रेम की फाउंडेशन, या संस्कृति मंत्रालय के द्वारा? तो इसका सही आंसर जाएगा वाचस्पति पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत तेंदु हरिश्चंद्र की रचना, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी थी? अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, भारत दूरदर्शा, या मराठा? तो सही आंसर जाएगा भारत दूरदर्शा, जो थी वो भारत तेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य की एक प्रमुख नृत्य कला है? क्या आंध्र प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है, मेघालय की है, कर्नाटक की? तो सही आंसर आएगा कर्नाटक के अंदर यक्षगान एक नृत्य शैली है, या कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? यक्षगान है। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय खेलों का संघ सॉरी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान जिसे कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है, किस वर्ष स्थापित किया गया था? 8 अगस्त 1967 को किया गया था, 12 सितंबर 1972 को किया गया, या फिर 1962 को किया गया, 1977 को किया गया? तो सही आंसर जाएगा 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? क्या महासभा को कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, अंत्यास परिषद को कहा जाता है जिसे इंटरपोल कहते हैं, क्या सचिवालय को कहा जाता है? तो सही आंसर जाएगा प्रन्यास परिषद को या इंटरपोल को क्या कहा जाता है? पुलिसमैन ऑफ यूएन। नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति या अधिवेशन की स्थापना की थी? तो संयुक्त अधिवेशन कौन सा था जो इसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों शामिल हुए थे? क्या मद्रास अधिवेशन 1914 का था, क्या लखनऊ अधिवेशन 1916 का, क्या कोलकाता अधिवेशन 1917 का था, क्या दिल्ली अधिवेशन 1918 का था? तो सही आंसर जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916, ये इसका सही आंसर है हमारा। तो जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है सूर साम्राज्य, तो सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस वंश के बाद दिल्ली पर गद्दी पर बैठे थे? क्या पानीपत के युद्ध के बाद है, खानवा के युद्ध के बाद है, क्या वो एक बिलग्राम के युद्ध के बाद है, या कन्नौज के युद्ध के बाद है? तो सही आंसर जाएगा कन्नौज का युद्ध हुआ था, और ये कन्नौज का युद्ध हुआ था 1940 में, 1940 में। इससे पहले बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1939 में, 1939 में। तो ये जो कन्नौज का युद्ध था, इस कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया था शेरशाह सूरी के द्वारा, और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था शेरशाह सूरी के द्वारा, और हुमायूं को पराजित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य एशिया के स्टेपीय क्षेत्र के निवासी, तो मध्य एशिया हमारा एक मिडल एशिया है, वहां पर एक स्टेपी घास का मैदान है। स्टेपीय क्षेत्र के निवासी के द्वारा बनाए गए मानवीय आवास, जो एक आवास बनाए जाते हैं मानव के द्वारा रहने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? तुर्ज कहते हैं, टीपी कहते हैं, इग्लू कहते हैं, कार्ल कहते हैं? तो सही आंसर जाएगा तुर्ज कहते हैं, जो स्टेपीय क्षेत्र में मकान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल की संरचना में धरातल में कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित होता है? तो ये हमारी पृथ्वी होती है, ऊपर हमारा जो पहला मंडल होता है वो सौरमंडल होता है। सौरमंडल की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक हाईएस्ट है। उसके बाद हमारा होता है कौन सा मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, वो होता है हमारा समताप मंडल। और समताप मंडल के यहीं पर ही, इसी के अंदर ही
ये ओजोन लेयर पाई जाती है। और इस ओजोन लेयर को अगर हम लोग कहते हैं 32 से 60 किलोमीटर या 32 से 50 किलो मतलब हम लोग कह सकते हैं, तो कौन से मंडल में होगी? तो इसका सही आंसर जाएगा ओजोन मंडल, इसे कहेंगे ओजोन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का जो राजा था वो मिहिर भोज सबसे ज्यादा महानतम राजा था। और प्रतिहार वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो नागभट्ट जो थे, नागभट्ट फर्स्ट जो थे वो संस्थापक रहे हैं प्रतिहार वंश के, और महानतम शासक थे मिहिर भोज या भोज। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसार में या विश्व में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी, क्या भारत के अंदर बनी, क्या श्रीलंका के अंदर बनी, इजराइल के अंदर बनी या पाकिस्तान के अंदर बनी? तो सही आंसर जाएगा श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर पहली प्रधानमंत्री थी महिला। जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, नामदफा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? क्या मिजोरम के अंदर है, त्रिपुरा के अंदर है, मणिपुर के अंदर है या अरुणाचल प्रदेश के अंदर है? तो सही आंसर जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामदफा नेशनल पार्क है, और यह भारत का सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचा या सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क भी है, नामदफा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, जिसे कहते हैं इंडियन पेनिनसुलर, मतलब हम लोग कहते हैं कि ये जो भारत का हिस्सा है नीचे वाला, तो ये जो हिस्सा है दक्षिण मतलब प्रायद्वीप, ये जो पानी से घिरा हुआ हिस्सा है, इसकी सबसे लंबी नदी पूछी गई है, कौन सी है? कृष्णा है, नर्मदा है, कावेरी है, गोदावरी है? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और यही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो महाराष्ट्र के नासिक के त्रियंबक से निकलती है और सीधा नीचे तक जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाकर ये नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश बीच कौन सा है? मतलब भारत किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है? तो सही आंसर जाएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, मतलब भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, तो ये तो 8 डिग्री 4 मिनट है, और यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में, तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? कितनी बार नेशनल इमरजेंसी अभी तक भारत के अंदर लगी है? क्या केवल एक बार लगी है नेशनल इमरजेंसी, 2 बार लगी है, 3 बार लगी है, कभी नहीं लगी है? तो अब तक भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। एक तो 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1971 में इंडो पाक वॉर, और 1975 में भारत में आंतरिक अशांति के कारण। 3 बार हमारे भारत के अंदर अब तक नेशनल इमरजेंसी लगी है, और नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 के तहत लगती है, 352 के तहत। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? मतलब वर्धमान इनके बचपन का नाम था, महावीर इनके बड़े होने पर इनका नाम पड़ा था। महावीर स्वामी ने परिनिर्वाण मतलब उन्हें मोक्ष की जो प्राप्ति हुई थी वो किस स्थान पर हुई थी? क्या पावापुरी में, वैशाली में, सारनाथ में या श्रवणबेलगोला में? तो सही आंसर जाएगा पावापुरी, बिहार के अंदर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उनका जन्म हुआ था वैशाली के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो मतलब जो स्थानीय नाम पूछा गया है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदड़ो, इसका एक स्थानीय नाम जो वहां के लोग इसको जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? रेगिस्तान का टीला, नदी मुख, भूमि का टीला, या मृतकों का टीला, या जीवन का टीला? तो सही आंसर जाएगा मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, ओके, तो ये थे हमारे जीके के 50 क्वेश्चन बीएड के फर्स्ट पेपर के, और इसी बीएड के फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, और इनको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। 51वां क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? या आंगन है, मुश्किल है, 25 है, या ईर्ष्या है? तो सही आंसर हमारा जाएगा आंगन। आंगन को हम लोग जो लिखते हैं
वो चंद्र बिंदु के साथ में लिखते हैं, आंगन ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें अशुद्ध वर्तनी छांटनी थी, तो वो थी आंगन। इसका सही रूप है आंगन चंद्र बिंदु के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक जो अलग करता है किसी को किसी चीज से, तो किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर मारा, मोहन से अब नहीं गाया, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो यहाँ सही आंसर जाएगा हिमालय से गंगा निकलती है, ये एक अपादान वाक्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप के कवि जो थे वो सूरदास जी थे, कुंभन दास जी थे, नंददास जी थे, लेकिन भक्ति काल के जो इनमें कवि हैं वो रविदास जी हैं, तो वो अष्टछाप के कवि नहीं थे। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो ठेले पर हिमालय क्या निबंध है, क्या एक कहानी है, क्या एक उपन्यास है, क्या एक यात्रा वृत्तांत व्रत है? तो सही आंसर जाएगा यात्रा व्रत है ठेले पर हिमालय। अगला प्रश्न है, बाढ़ पीड़ित की सहायता से संबंध में पत्र लिखा जाता है किसको? क्या लेखाधिकारी महोदय जी को लिखा जाएगा, क्या जिलाधिकारी को लिखा जाएगा, क्या कुलपति महोदय जी को लिखा जाएगा, या क्या आचार्य महोदय जी को लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है, जब बाढ़ आती है किसी भी क्षेत्र में तो वहां के जो जिला अधिकारी होते हैं उनको पत्र लिखा जाता है, ये सही आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है, सप्त प्लस ऋषि इसमें बनी संधि कौन सी है? क्या यण संधि है, क्या दीर्घ संधि है, क्या हमारा गुण संधि है, मतलब व्यंजन संधि है, क्या हमारी गुण संधि है? तो सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि में संधि आएगी गुण संधि। कौन सी संधि आएगी? गुण संधि आएगी सप्त प्लस ऋषि के अंदर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? हाथी पुल्लिंग है, पुरुष है, नदी क्या स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, पानी जो है वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो देखो हाथी तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और पानी भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाई पानी एक पुल्लिंग है, लेकिन इसमें दही भी एक पुल्लिंग होता है। दही को हम लोग कहते हैं ना, दही दे दो हमें, है ना? तो लेकिन जो इसमें नदी है ना, नदी एक स्त्रीलिंग है। क्या है? एक स्त्रीलिंग है नदी। ठीक है, तो सही आंसर हमारा जाएगा नदी एक पुल्लिंग नहीं है। अगला प्रश्न है, त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान तालु है, मूर्धन्य है, दंत्य है या दंतुष्टि है? तो इसका सही आंसर जाएगा दंत। दंत्य जो है हमारे के यहाँ पर दंत पे हमारी जीभ लगती है, त थ ध ध स, इसके अंदर ये कौन सा उच्चारण है? दंतीय उच्चारण है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थ नहीं है? अली शब्द का अनेकार्थ कौन सा नहीं है? क्या सखी है? सखी तो होता है भाई अली, ब्राह्मण भी है, बिच्छू भी है, लेकिन रूपसी जो है वो अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? क्या रसधान की है, नरहरिदास की है, आलम की है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो ये सही आंसर जाएगा रस खान की। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रस 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 खान की है। अगला प्रश्न है, मूल अक्रमक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? क्या संयुक्त धातु कहलाती है, क्या द्वि क्रमक धातु कहलाई है, साधिक क्रमक धातु कहलाती है, या फिर वो कहलाती है समस्त धातु? तो वो जो कहलाएगी साधित सक्रमक धातु कहलाएगी। मूल जब अक्रमक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाने वाली जो धातु होती है उसे कहते हैं साधित सक्रमक धातु। अगला प्रश्न है, अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? तो अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? क्या अभ्यासी है, क्या अभ्यासी है, क्या आभास है, क्या आभासित है? तो सही आंसर जाएगा अभ्यासी। ये इसका एक विशेषण रूप होता है अभ्यास का, अभ्यासी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है, इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर जाएगा मुझे एक उत्तम पुरुष
सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वाक्य रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? क्या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या गुणवाचक संज्ञा है, या फिर एक में से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर जाएगा भाववाचक संज्ञा। कौन सा जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो स्वतंत्रता सबको प्यारी है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये है, किए है, या ई है, या ई है? तो ये सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई है। ठीक है, तो पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय है ई। अगला प्रश्न है, हसुए के ब्याज में खरुपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है? हसुए के ब्याज में खरुपे का खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है? तो इसका सही का आंसर क्या है? शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, या निचले स्तर की बातें करना। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारा? असंगत बातें करना। ठीक है, असंगत बातें करना, हसुए के ब्याज में खुरपे का गीत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तीन तेरह करना। तीन तेरह करना का अर्थ क्या है? पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना, या पूरी तरह फट जाना। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? पृथकता की बात करना, अलग बात करना, तीन तेरह करना। ठीक है, पृथकता की बात करना, उसको डिवाइड करना। पंचानान में कौन सा समास है? पंचानान में क्या तत्पुरुष है, क्या बहुव्रीहि है, या फिर कर्मधारक है, या द्विगु? तो सही आंसर क्या जाएगा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि जो है एक प्रकार का समास है, किसके अंदर? पंचानन के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है? कौन सी संधि में से विच्छेद सही है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? क्या अधि प्लस कांस है, क्या अन्न प्लस दित है, क्या त्रिपुर प्लस अरि है, या प्राणा प्लस याम है? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुर प्लस अरि एक विच्छेद सही संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, सज्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या है? सज्ज बाग दिखाने का अर्थ क्या है? प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, या होश उड़ जाना? ये सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लालच देकर बहकाना, सच बाग दिखाना, एक अच्छी अच्छी चीजें दिखाकर उसे क्या करना? लालच देकर बहकाना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गर्भ शून्य शब्द में समान, समान ही समान है, समास पूछा हुआ है। तो गर्भ शून्य शब्द में समास कौन सा है? कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, या अपादान है? तो सही आंसर जाएगा अपादान। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है, अपादान तत्पुरुष जो है गर्भ शून्य के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? कौन सा ऐसा उपसर्ग है उन्हें उपसर्ग रहित शब्द होगा? क्या संयोग होगा, अत्यधिक होगा, विदेश होगा, या सुरेश होगा? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेश जो है वो एक प्रकार से उपसर्ग रहित शब्द होता है। नहीं तो सारे संयोग भी, अत्यधिक भी, विदेश भी उपसर्ग रहित शब्द होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी वे अवश्य सफल होते हैं, राजकुमार ने भाई को मार डाला और समय राजा बन गया। तो इसमें सही आंसर कौन सा जाएगा? जो मिश्र वाक्य का चयन करता है। तो मिश्र वाक्य का चयन करता है जो विद्यार्थी परिश्रमी है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होते हैं, यह मिश्र वाक्य का चयन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, कौन सा अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? श्रीमती गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री थी, मैं ऊपर कृपा करे, मेरे घर सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ थी, वहां भारी भीड़ थी। ठीक है,
ओके जी, नेक्स्ट इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वहां भारी भीड़ थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द पूछा हुआ है, बारह, बरी, भीतर, आज या यथासंभव। ठीक है, तो आज जो है वो एक कालवाचक, कालवाचक मतलब आज की बात, काल की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है आज। अगला प्रश्न है, वह आया और मैं चला गया। वो आया या वह आया मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो कौन सा अवयव जाएगा इसके अंदर? संबंध बोधक जाएगा, विश्व या दि बोधक जाएगा, या समुच्चय बोधक जाएगा, या आदर बोधक जाएगा? तो सही आंसर जाएगा समुच्चय बोधक है हमारा, वह आया और मैं चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है, डे, जे, ने और मैं कौन से व्यंजन हैं? कौन से व्यंजन है? क्या स्पर्श व्यंजन है, क्या उत्क्षिप्त व्यंजन है, क्या अंत्यस्थ व्यंजन है, या अनुनासिक व्यंजन है? तो सही आंसर इसका जाएगा अनुनासिक व्यंजन है हमारे। कौन से व्यंजन? डे, जे, ने और मैं। अगला प्रश्न है, मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत लिया माना का अर्थ क्या है? जो गढ़ जीत लिया उसका अर्थ क्या है? यहां पर मनोज ने पीसीएम में चयन हो गया है ना तो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीतने का अर्थ क्या है? युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, या कठिन कार्य करना? तो इसका सही आंसर जाएगा कठिन कार्य पूरा होना। कठिन कार्य पूरा होना सही आंसर है कि मनोज ने गढ़ जीत लिया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, बीड़ा उठाना। बीड़ा उठा लिया मैंने कि अभी मेरे को ये काम करके रखना है, रहना है। तो बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है? दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना? तो इसका सही आंसर जाएगा दृढ़ संकल्प करना, बीड़ा उठाना का सही शब्द तात्पर्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन विकल्प का विकल्प का चयन कीजिए? स्वावलंबन, मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनना बल्कि उसमें भी उगा जाए, है ना? तो इसका सही आंसर क्या है? देखो, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनना, ठीक है ना, बल्कि उसमें जगाना है, जगता है, उसमें उजागर होना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? विवेक, आत्मविश्वास, या परिश्रम, या आत्मबल? तो इसका सही आंसर जाएगा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सही आंसर है इसका, आत्मविश्वास। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिएगा। कौन सी शुद्ध वर्तनी है उसका चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भौगोलिक, भौगोलिक भौगोलिक या भूगोलिक? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भौगोलिक शब्द सही होता है शुद्ध वर्तनी। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करिएगा। प्रफुल्लित, 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 या प्रफुल्लत? इसका सही आंसर क्या जाएगा? प्रफुल्लित जाएगा, प्रफुल्लित। ये ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्लित होता है, ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। तो शुद्ध वर्तनी वाक्य। और ये जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं हिंदी में, इनकी सारी वीडियो, कुछ वीडियो क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर है। हिंदी का आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें सारी चीजें हमारे विवेक सर के द्वारा समझाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ पारिवारिक भाषा है? उड़िया है, असमिया है, बांग्ला है, या कन्नड़? द्रविड़ का मतलब होता है दक्षिण भारत की कुछ भाषा, और दक्षिण भारत की भाषा इनमें से कन्नड़, कन्नड़ बोली जाती है हमारे कर्नाटक के अंदर। ठीक है जी, ओके, तो ध्यान रखेंगे द्रविड़ पारिवारिक भाषा है कन्नड़। नेक्स्ट, सूरज को दीपक दिखाना। सूरज को दीपक दिखाने का मतलब क्या है? यहाँ पर रोशनी में अंधकार होना, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, या फिर सम्मान बढ़ाना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जाएगा, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना सूरज को दीपक दिखाने के मतलब समान होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? क्या अद्भुत का है, क्या भयानक का है, क्या रौद्र का है, क्या विभक्त्य का है? इसका सही आंसर जाएगा हमारा विभत्स। जो विभत्स है हमारा, ये इसका सही आंसर है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी रूप है? विभत्स का है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सत प्लस चित प्लस आनंद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। अगला प्रश्न है राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, द्विगु है, तत्पुरुष है या कर्मधारक है? तो इसका सही आंसर जाएगा हमारा, इसका सही आंसर जाएगा तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास है हमारा किसके अंदर? राजपुत्र के अंदर तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है तृष्णा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तृष्णा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्या मकरंद है, क्या सहचर है, क्या लिप्सा है, क्या रसिका है? तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिप्सा तृष्णा का एक पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है मंदिर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मंदिर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देवग्रह है, परम धाम है, निर्वाण है या परम पद है? तो इसका सही आंसर जाएगा देवग्रह जो है वो मंदिर का एक पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न है परिश्रमी, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध है? कौन से विशेषण का बोध है परिश्रमी शब्द के अंदर? क्या संख्यात्मक है, परिणात्मक, परिणाम वाचक है या परिमाण वाचक है या गुणवाचक है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो वो जाएगा गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण है परिश्रमी है, उसका गुण दर्शाया जा रहा है। अगला प्रश्न है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषता को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, विशेषण ये कहते हैं, प्रविशोषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो प्रविशोषण कहते हैं, प्रविशोषण कहते हैं हमारा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को। अगला प्रश्न है तिनका तत्सम का शब्द है, तिनका का तत्सम शब्द पूछा हुआ है, कौन सा है? तिनका का तत्सम शब्द कौन सा है? क्या तृण है, तृतीय है, त्राम है, त्वरित है? तो तृण इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिनका का तत्सम शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है आमलक का तत्भव शब्द कौन सा है? आमलक का तत्भव शब्द पूछा हुआ है इसने, कौन सा है? तो सही आंसर जाएगा क्या आदर्शिक है, क्या आम्र है, क्या अपाक है, क्या आंवला है? तो आंवला जो है वो आमलक का तत्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशंबर कहते हैं, दिक्पाल कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, दिगंबर कहते हैं? तो इसका सही आंसर जाएगा दिगंबर उनको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, दिशा ही जिनके वस्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युद्ध की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, बहुश्रुत कहते हैं या युजुत्सु कहते हैं या मौक्तिक कहते हैं? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युयुत्सु कहते हैं इसको युद्ध की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 है निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनिएगा। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा और पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो इसमें सही वाक्य चुनना है, तो आपका सही आंसर जाएगा क्या? कि आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। आगामी मतलब आने वाले हमारे रविवार को वह मुंबई जाएगा, तो वो सही आंसर जाएगा इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनिएगा। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। देखो दोनों ऑप्शन सही है, मतलब एक ही प्रकार के हैं। आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए।
तो इसका सही आंसर है हमारा जो जाएगा इसका आंसर कि आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, ये करके ऑप्शन नंबर सही है हमारा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 99। अभिसरण शब्दों के विलोम शब्द चुनिएगा। अभिसरण शब्दों के विलोम शब्द चुनिएगा, तो इसका सही आंसर जाएगा क्या जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए है सायास, क्या ऑप्शन नंबर बी है अपसरण, क्या प्रासरण है, क्या प्रतिरक्षण है, तो इसका सही आंसर है अपसरण। अपसरण हमारा अभिसरण शब्द का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सुषुप्त शब्द के विलोम शब्द चुनिएगा। सुषुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है, क्या मृत है, श्रेष्ठ है, जागृत है या कृतघ्न? तो सही आंसर है जागृत। पर सुषुप्त का मतलब होता है बिल्कुल सुप्त है ना, और जागृत है उसका सही विलोम। ये थे हमारे बीएड पेपर फर्स्ट के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले जीके के 50 क्वेश्चन और 50 हिंदी के क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सहायक बनेंगे। और आगे भी हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखें अपने एंट्रेंस एग्जाम में सरकारी नंबर लाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच।